ठीक है, तो देखिए वापस समझा रहा हूं, स्टार्टिंग से ध्यान देना, अच्छे से समझना। स्टेप नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया था, स्टेप नंबर 2 तक कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 3 और इसमें कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, उसमें हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, इसका पार्ट नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें फ्यूचर से रिलेटेड जो प्रोबेबल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हैं उनको तो ऐड करना है, और एवरेज प्रॉफिट में ही फ्यूचर से रिलेटेड एक्सपेंस या लॉसेस हैं उनको लेस करना है। क्लियर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसी डेफिनेशन को फिर मैंने एज ए फॉर्मेट भी समझा दिया कि सबसे पहले किसकी नीड होगी, एवरेज प्रॉफिट की नीड होगी। सबसे पहले किसकी नीड होगी, एवरेज प्रॉफिट की नीड हमें होगी। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना है, फ्यूचर से रिलेटेड इनकम्स को ऐड करना है। तो फ्यूचर से रिलेटेड इनकम क्या हो सकती है, उसको मैंने लिखा है कि इनकम विल अराइज इन फ्यूचर। आज तो इनकम नहीं होगी, फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में होगी ना, ऐड कर दो। एक्सपेंस विल नॉट इनकम इन फ्यूचर, कि एक्सपेंस जो प्रेजेंटली हो रहा है बट फ्यूचर में नहीं होगा, तो एडवांटेज ही है, फायदा है, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये तो जब फ्यूचर प्रोबेबल इनकम हुई, मतलब भविष्य की संभावित आय हो गई, इनकम हो गई। लेस क्या करना है, लेस क्या करना है, लेस में फ्यूचर प्रोबेबल जो एक्सपेंस है, लॉसेस है, उनको लेस करना है। लेकिन उनकी हेडिंग किस तरह से मेंटेन करेंगे वो भी आप समझिए। इनकम विल नॉट अराइज इन फ्यूचर, इनकम विल नॉट अराइज इन फ्यूचर मींस इनकम आज तो हो रही है, आज तो हो रही है, लेकिन इनकम जो प्रेजेंटली हो रही है वो फ्यूचर में नहीं होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए लॉस ही है, इसमें क्या करेंगे, लेस करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंस विल इनकर इन फ्यूचर, कोई एक्सपेंस जो प्रेजेंटली नहीं हो रहा था, कोई एक्सपेंस है जो प्रेजेंटली नहीं हो रहा था और फ्यूचर में होगा, तो क्या हुआ, एडवांटेज तो नहीं है, ये भी लॉस है, इसको भी लेस करेंगे। एक एक्स्ट्रा वो मैंने आपके सामने रिपोर्ट किया है, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ओनर आई मीन पार्टनर। तो पार्टनर का उचित पारिश्रमिक है, जिसको सैलरी कह सकते हैं, कमीशन कह सकते हैं, ठीक है, वो गिवन है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और जब इनको हम एडजस्ट कर देंगे तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मींस एपी। ठीक है, ये बात हो स्टेप नंबर 3 की। फिर मैंने कहा था कि जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है तो हमें आगे किसी भी स्टेप को कैलकुलेट नहीं करना है, हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है, तो हमें आगे किसी भी स्टेप का यूज नहीं करना है, तो हमें कैलकुलेट कुछ और करना है, आई मीन सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप 4 भी कैलकुलेट करनी होगी। और स्टेप 4 क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। स्टेप 4 क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, गिवन नहीं हो सकती, नहीं होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, होगी तो मतलब नहीं है, डायरेक्टली यूज कर लेंगे, बट सपोज नहीं है, दी हुई नहीं है, अब क्या करोगे, तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये किसका फॉर्मूला हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड का होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि टोटल लायबिलिटीज किसके इक्वल होती है, टोटल एसेट्स के, और ये कहेंगे टोटल एसेट्स किसकी इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटीज की। इसलिए इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। और यहां पे इसी को मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि इन तीनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं, कैपिटल प्लस लोन प्लस करंट लायबिलिटीज, तो क्या आता है, टोटल लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लोन प्लस करंट लायबिलिटीज, इन तीनों को मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलता है, टोटल लायबिलिटीज। और फिर मैं इसमें से जो आगे से करता हूं तो मैं लेस कर दूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, तीनों को ऐड कर रहा हूं, मैं करंट लायबिलिटीज इसको मैं ऐड कर रहा हूं और फिर लेस करूंगा, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज को आप पहले ऐड कर रहे हो, फिर आप इसको लेस कर रहे हो, एक बार सेम अमाउंट प्लस हो रहा है
एक बार सेम अमाउंट लेस हो रहा है, इससे अच्छा क्या है आप ना तो ऐड करो ना लेस करो। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल प्लस लोन भी होता है। और एक अदर नेम मैंने इसका बताया यहाँ अकाउंट में कि इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, कि ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसको एक साल से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज में क्या विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना ही होता है, विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना ही होता है। पर लोन है हम एक साल से ज्यादा ले रहे हैं, कैपिटल लाइफ टाइम हम यूज करते हैं, तो वो एक साल से अधिक के लिए हमारा फंड है, तो उससे ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड को हिंदी में कहते हैं विनियोजित पूंजी। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? रिप्लाई करके बताइए एक बार फिर से, मैं रिवाइज कर दिया है। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया है? फास्टली सभी रिप्लाई करके बताइए। आगे बढ़े, इफ यस तो आगे बढ़े। समझो पूरी बात समझ में आ गई है? ओके आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तब तक आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। तब तक आप मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। NRR. Very good. What is the full form of NRR? What is the full form of NRR? What is the full form of NRR? Please tell me fast. Profit. Normal rate of return. Very good. Step number 5. What is the formula of super profit? What is the formula of super profit? How to calculate the super profit? How to calculate super profit? Very good. तो आप ये बात समझ गए होंगे कि हमारा टारगेट तो क्या है, हमारा टारगेट है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। हमारा जो टारगेट है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेकिन हम तो कुछ और ही कैलकुलेट करने लगे हैं। आई मीन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लिया हमने, हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें तो सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना था ना, तो फिर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर के पीछे क्यों जा रहे हैं? इनको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्या इसका रीजन आपके पास है? हम कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने न्यू सुपर प्रॉफिट की है? आंसर ये नहीं है कि एसपी के लिए, आंसर ये है नॉर्मल प्रॉफिट के लिए। आंसर क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो ही सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एक्चुअली सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने बताया, सही बताया, आपने करेक्ट बताया, ये होता है एनपी। ये तो नंबर 3 में आ गया ना। तो जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा तब तक सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेप बढ़ गई, स्टेप 4 और 5 बढ़ गई। आई बात समझ में? इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 4 और 5 बढ़ गई, या स्टेप 6 में, और ये 7 में आ गया, इसका स्टेप बढ़ गया। चलो ठीक, नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सामान्य प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर। और आपका जो लेवल है, आई मीन पार्टनरशिप जो प्रयोग करते हैं, इसमें कभी भी आपको एनआरआर कैलकुलेट नहीं करनी होगी, क्योंकि इसका आंसर एनआरआर ऑलवेज आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगी। एनआरआर आपको ऑलवेज क्वेश्चन में ही गिवन होगी, आपको कैलकुलेट नहीं करना है।
लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो आप कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, उसका लेवल अलग है, हाई लेवल है, यहाँ लो लेवल है। यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ में कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये एनआरआर होती क्या है, एनआरआर होती क्या है, इसको भी तो समझना पड़ेगा। तो बता रहा हूं, ये एक मिनिमम रेट ऑफ प्रॉफिट है, एनआरआर इज मिनिमम रेट ऑफ प्रॉफिट, NRR is minimum rate of profit which is required for stability of business, which is required for stability of business and face to competition to other firms and organizations। हिंदी में समझ लीजिए कि एक लाख की न्यूनतम दर होती है, मिनिमम रेट होती है लाख की प्रॉफिट की, कि इतना तो होना ही चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस बना रहेगा और अदर जो हमारे बिजनेस के कॉम्पिटिटिव है उनसे हम कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। सपोज हमने डिसाइड किया कि 20% हम प्रॉफिट कमाते हैं तो हमारा बिजनेस हम आगे भी चला सकते हैं, कोई हमसे कॉम्पिटिशन करता है तो उसको भी फेस कर सकते हैं, ये मिनिमम रेट है। लेकिन इससे कम हुआ तो आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या होगा, डाउन होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि बिजनेस क्या हो जाएगा, आपको बंद करना पड़ेगा, शटर डाउन करना पड़ेगा। ये मिनिमम रेट जो बिजनेस जब भी कोई करता है ना, कोई भी पर्सन जब बिजनेस करता है पहले ये डिसाइड करता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं जितना भी अमाउंट लगा रहा हूँ कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे कितना प्रॉफिट मुझे होना चाहिए, तो पहले देखता है, उसको लगता है इतना प्रॉफिट होगा तो इतने से मेरा घर खर्च नहीं चलेगा, तो बिजनेस को कैंसिल कर देता है। तो जो मिनिमम रेट को डिसाइड करता है बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए, कंपटीशन को फेस करने के लिए, वो रेट कौन सी होती है, उस रेट को हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, सामान्य प्रत्याय दर कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट की मिनिमम रेट है जो बिजनेस को बनाए रखने के लिए, उसके स्टेबिलिटी के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए हर बिजनेसमैन को डिसाइड करना कंपल्सरी होता है। क्या अब आपके एनआरआर का मीनिंग समझ में आ गया है? क्या आप एनआरआर को समझ गए कि एक्चुअली होता क्या है? हर बिजनेस, लेकिन जो कोई डिसाइड नहीं करेगा कि मुझे मिनिमम कितना होना चाहिए, बिजनेस कर रहा है ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि मुझे कितना अर्न करना चाहिए। सपोज उसने 5 लाख लगाए, कितने लगाए, 5 लाख बिजनेस में लगाए और उसने डिसाइड नहीं किया और बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और वो हर साल कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 50,000 प्रॉफिट अर्न कर रहा है। कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 50,000। अब देखिए बैंक क्या कर रहा है कि आप यदि बैंक में एफडी करा देते हो, क्या करा देते हो, एफडी, तो बैंक आपको कह रहा है सपोज 12% इंटरेस्ट, बैंक में आप एफडी कराओ, सपोज बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 12%। बताइए कि 5 लाख रुपीज है, यदि वो बिजनेस ना करता, 5 लाख रुपीज है, वो बिजनेस नहीं करता और बैंक की एफडी कराता, तो कितना इंटरेस्ट मिलता? 5 लाख रुपीज वो बिजनेस नहीं करता, वो बैंक में एफडी करा देता, तो उसको कितना अमाउंट रिसीव होता, 60,000। और उसने क्या किया, ये काम तो किया नहीं था ना, तो कंपेयर कर रहे थे, किया नहीं था ना, वो तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 50,000 रुपए। तो क्या उसका बिजनेस करना सही है, कि बिजनेस करने का जो डिसीजन उसने दिया है क्या वो करेक्ट है? उसने जो बिजनेस करने का डिसीजन दिया करेक्ट है? नहीं है। क्यों? बिजनेस कर रहा है, कितनी रिस्क है, कितना काम करना पड़ा है, मेंटली फिजिकली वो पूरा बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी कितना हुआ, 50,000। और बैंक में आप दिख रहा है हमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, बिजनेस नहीं करना चाहिए क्योंकि कम आ रहा है। लेकिन उसको लगा कि उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, 75,000। कितना हो सकता है, 75,000, और 75,000 में लगभग कितना परसेंट हो गया, 15%। इस केस में क्या उसका बिजनेस करना सही है? क्या इस केस में उसका बिजनेस करना सही है? यस। क्यों? तो ये क्या है, ये उसके लिए एनआरआर, इसमें डिसाइड किए हैं कि यदि 15% प्रॉफिट मिलता है तो मेरा बिजनेस करना सही है, 20% मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूं तो मेरा बिजनेस सही है, करना सही है। लेकिन यदि मैं इससे नीचे जा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना वर्क कर रहा हूं। तो क्या आपके एनआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? एनआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर्ली आपके समझ में आ गया है? आपको कैलकुलेट नहीं करना है कभी भी। इस स्टेप नंबर 5 हो गई, स्टेप 6 में चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, इसका भी केवल फॉर्मूला ही है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर।
हम बोलेंगे सामान्य लाभ। तो हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बताइए जल्दी से। कैपिटल एलोकेट टू एनआर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआर 100, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई है? इसका मतलब ये प्रॉफिट है जो वो तो एनआर तो रेट में होती है, एनआर इसकी तो रेट में होती है, लेकिन उसको अमाउंट में चेंज करें तो वो क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट कि इतना रुपए होने चाहिए प्रॉफिट के जिससे हम लोग अपने बिजनेस को बनाए रख सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो कितना प्रॉफिट अमाउंट में हमें चाहिए जिससे हमारा बिजनेस स्टेबल हो सके। एनआर तो रेट में कितनी परसेंट रेट होनी चाहिए, मैं रेट की बात ना करूँ, अमाउंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है? रेट की ना बात करके अमाउंट की बात करूं तो क्या बन जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। क्या बात समझ में आई आप लोगों की? ओके, अब लास्ट पे क्या है, सुपर प्रॉफिट है, मतलब अधिलाभ है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, शॉर्ट में लिखा हूं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। डेफिनेशन की बात करूं डिफरेंस अमाउंट या हम कहेंगे एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। मतलब वास्तविक औसत लाभ तथा सामान्य लाभ का जो आधिक्य है, अंतर है, उसे ही हम अधिलाभ कहते हैं। वास्तविक औसत लाभ और सामान्य लाभ का जो अंतर है, जो आधिक्य है, उस आधिक्य को, उस एक्सेस अमाउंट को ही हम क्या कहते हैं सुपर प्रॉफिट हम कहते हैं। क्या सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन की आपको समझ में आनी जल्दी बताइएगा, होने वाला है सुपर